तो हेलो स्टूडेंट्स, तो एससी वर्मा सॉल्यूशन की टर्म्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन के आज हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। आफ्टर दैट फिर करेंगे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज। ठीक है, तो यही टर्म्स हमारा चल रहा है फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट सेकंड में भी हमने इसी तरह से आपको कंप्लीट किया हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज। तो यही टर्म्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। और चैप्टर 3 कौन सा है? वो है आपका रेस्ट एंड मोशन, जिसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के लेक्चर के आज हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चैप्टर है आपका रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन के शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह है, गैलीलियो वाज पनिश्ड बाय द चर्च फॉर टीचिंग दैट द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट। हिज opponents held the view that the earth is stationary and sun moves around it. If the absolute motion has no meaning, are the two viewpoints not equally correct or equally wrong? ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि ये देखिए, गैलीलियो थे हमारे, बहुत साइंटिस्ट थे, उनको इस बात के लिए पनिश किया गया था। ठीक है, चर्च ने पनिश किया गया था, उनको जेल में भी रहना पड़ा था। उन्होंने बोला था कि सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ इज रिवोल्व अराउंड द सन। ये बोला था उन्होंने, भाई सन को उन्होंने स्टेशनरी माना था और अर्थ को रिवोल्व कराया था ऐसे करके। ठीक है, और जो चर्च के थे उनका व्यू क्या था? उनका व्यू ये था कि अर्थ स्टेशनरी है और सन रिवोल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं है। वो कह रहा है एब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं है। अब वो कह रहा है क्या वो दोनों, ये दोनों सही है या कौन सही है या कौन गलत है, तो ये चीज पूछ रहा है पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन की कोई बात नहीं हो रही। अब देखिए, जब भी कभी हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है, हमारा सिंपल सा मतलब है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर डिपेंड करता है और जिसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, कोई भी रेस्ट और मोशन है वो किस बात पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर जिसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, अब कोई ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो हमें रेस्ट में नजर आ रहा है, कोई व्यक्ति दूसरा देख रहा है, उसे मोशन में नजर आ रहा होगा, तो दैट इज पॉसिबल। भाई क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। अब जैसे सपोज करो, हमने देखा है कि भाई अगर हम बस में हैं और बस की विंडो वगैरह बंद है, उस पर कर्टेन वगैरह पड़े हुए हैं, तो हम इनसाइड में कंपेयर करते हैं अदर पैसेंजर से, तो हम किस में है? रेस्ट में होते हैं। और जैसे ही हम विंडो से बाहर देखते हैं तो हम किस में होते हैं? हम मोशन में होते हैं। भाई इनसाइड में देखते हैं तो रेस्ट में, और आउटसाइड में देखते हैं तो मोशन में। तो हम देखिए, वही ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा चेंज हुआ, तो हमारी दोनों कंडीशन चेंज हो गई कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में। तो वही कंडीशंस ये है कि सपोज करो भाई हम अर्थ पर हैं, तो अर्थ पर का जो रोटेशन है वो हमारे साथ साथ अर्थ जो है कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है। कौन सा स्पीड रोटेट कर रही है? तो हमें कोई चीज का हो सकता है चेंज नजर ना आए। भाई कोई बुक है, कोई बुक रखी हुई है टेबल पर और हम उसे देख रहे हैं, तो हम अर्थ पर ही तो देख रहे हैं, तो अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम उसी से टेबल को देख, बुक को देख रहे हैं, तो हमें उसकी चेंज कंडीशन नजर नहीं आती। टाइम चेंज हो रहा है, वो उसकी जो कंडीशन है वो चेंज नजर नहीं आ रही, तो हम क्या बोलते हैं कि वो रेस्ट पर है। भैया लेकिन रियलिटी में अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई अर्थ किस में रहती है? ऑलवेज मोशन में है। तो इसका मतलब वो टेबल या बुक वो किस में है? वो भी मोशन में ही है, वो भी तो मोशन में ही है। भाई एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सिंपल सा सोचो, एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की क्या है? कोई भी चीज नहीं है अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो खुद मोशन में है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हो सकता है कि भाई हम सन को देखते हैं, देखिए सन, अब हमें लगता है कि पहले ईस्ट इधर से फिर रोटेट होता हुआ वहां निकलता है, तो हमें सन मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बोथ जो कंसेप्ट हैं ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये डिपेंड्स करते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। ठीक है, अब हम अर्थ से खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें सन ऐसा लग रहा है मूव कर रहा है। ठीक है, या अब कहीं और प्लैनेट से देखेंगे तो हमें और कुछ लगेगा, उसका मोशंस कैसा लग रहा है। तो ये दोनों जो कंटेंट है दोनों सही है, लेकिन बस बात को करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर बात होती है
कि अर्थ से कोई चीज देखने पर हमें रेस्ट में नजर आ रही है, और वही कोई व्यक्ति उसे दूसरे अदर प्लैनेट से देखा तो उनको वो दोनों चीज मोशन में नजर आएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर है कि ये दोनों क्लियर हैं, बट डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, its average velocity, its instantaneous velocity and its speed are equal. Comment on this statement. तो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, सपोज करो कोई पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, ईस्ट मान लेते हैं इसे, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी ये 10 से चल रहा है। हम किसी भी टाइम पर देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 10 है, ठीक है, यहाँ देखेंगे 10, यहाँ देखें 10, यहाँ पर देखेंगे 10, यहाँ पर देखेंगे 10। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एट ए इंस्टेंट, यानी सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देखा, तो हमने 1 सेकंड पर देखा तो कितनी स्पीड 10, 2 पर देखा 10, 3 पर देखा 10, तो सब पर 10 है, तो इसका मतलब इसकी इंस्टेंटेनियस जो है वो भी सेम हो गई। तो इसकी देखिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी तो होगी कांस्टेंट भाई, 10 10 10 कभी भी देख लो, कभी भी लगेगी 10 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। तो वेलोसिटी के बारे में हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट, ठीक है। एट ए इंस्टेंट हम 2 पर चेक करें तब भी कितनी मिलेगी, 10 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। 5 पर चेक करें तब भी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस भी इसकी कांस्टेंट रहेगी, ऑल्सो 10 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। अब बात करें इसकी स्पीड की, तो स्पीड की देखिए, अगर स्पीड के मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन का तो कोई रोल होता नहीं है। अरे समझ में भाई, स्पीड में मैग्नीट्यूड का रोल होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो डायरेक्शन का रोल नहीं होता तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हर समय आपको 10 ही मिलेगा भाई, कहीं भी कभी भी चेक कर लेना 10 मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन से तो इंडिकेट होता नहीं है। लेकिन अगर हम स्पीड और वेलोसिटी के टर्म्स में देखें तो ये चीज अलग है, क्योंकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी में टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन भी दे रखी है, ठीक है। तो इन टर्म्स से देख, अगर डायरेक्शन के टर्म्स में देखेंगे तो स्पीड अलग है, क्योंकि स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन का रोल नहीं है। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखेंगे तो तीनों इक्वल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सेकंड, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, A car travels at a speed 60 km hour due north and other at the speed 60 km due east. Are the velocity equal? If no, which one is greater? And if you find any of the question relevant, explain. ठीक है, तो ये कह रहा है कि सपोज करो ए कार 60 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ, यानी कोई कार है वो ऐसे चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड अदर कार एट ए स्पीड 60 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ये ऐसे चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो जी, अब क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो आर द वेलोसिटी इक्वल, क्या इनकी वेलोसिटी इक्वल है, बताइए भाई। इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे, इसकी वेलोसिटी लिखोगे, सपोज करो यहाँ पर कार A1 है, ठीक है, वो ऐसे चल रही है, तो A1 की वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, A1 की वेलोसिटी लिखोगे 60 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ, और इस A2 की क्या लिखोगे, A2 की लिखोगे आप 60 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट। क्या ये वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एक नॉर्थ में जा रही है, एक ईस्ट में जा रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी सेम नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी ऑफ A1
नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a2। भाई नॉट इक्वल किसके कारण नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन के कारण नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि इसमें से फिर कौन ग्रेटर है। भाई अब ये है कि इक्वल तो है नहीं, तो फिर इसमें इसका मतलब है कि अगर इक्वल नहीं है ये दोनों वेलोसिटी तो हो सकता है ग्रेटर और स्मॉलर हो। तो वो पूछ रहा है किसकी ग्रेटर है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, जो वेलोसिटी डिफरेंट हुई है वो केवल डायरेक्शन की वजह से डिफरेंट हुई है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं हुई। मैग्नीट्यूड की वजह से होती तो हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे। अब ये डायरेक्शन की वजह से डिफरेंट है, तो डायरेक्शन की वजह से डिफरेंस है, तो डायरेक्शन से हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सी ग्रेटर है या कौन सी स्मॉलर है। बहुत सिंपल है भाई, डायरेक्शन से कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो 60 ऐसे वो 60 ऐसे बराबर इक्वल डिस्टेंस कवर कर जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन के टर्म्स पर हम किसी भी स्पीड को, किसी भी वेलोसिटी को स्मॉलर या ग्रेटर फाइंड नहीं कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कर सकते थे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो वेलोसिटी तो यूं डिफरेंट है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि डायरेक्शन के टर्म पर केवल ये चीज फाइंड नहीं की जा सकती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, A ball is thrown vertically upward with a speed 20 meter per second. Draw a graph showing the velocity of ball at a function of time as it goes up and then comes back. ठीक है, हमें ग्राफ शो करना है। एक बॉल को हमने थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 सेकेंड मान लेते हैं हम, और यहाँ मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, इसको मान लेते थे -5, -10, -15, -20। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये है सेकेंड। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि हमने किसी बॉल को इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो करा है। ठीक है, तो एट ए टी इज इक्वल टू 0 की बात करें तो टी इज इक्वल टू 0 पर जो बॉल की स्पीड होगी वो 20 है, मैक्सिमम यहाँ पर है बॉल। ठीक है, अब बॉल को, अब देखते हैं कि बॉल 20 पर है। ठीक है, तो अब यहाँ से वो डाउनवर्ड आएगी। भाई पहले अपवर्ड जाना है तो यहाँ पर बॉल है, तो इसे पहले देखते हैं कि बॉल कितनी स्पीड है हमारी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज फंक्शन एज टाइम टी इज गोज अप एंड द कम्स बैक। क्लियर है, चलिए जी। तो बॉल को आप पहले देखिए, अब यहां से बॉल को हमने छोड़ते हैं, तो बॉल को छोड़ना है तो हमें पता है कि इसमें एक्सीलरेशन आएगा। भाई बॉल में एक्सीलरेशन आएगा किसके कारण, ड्यू टू जी। भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी ना इस पर, ऐसे करके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाएगी इस पर। 20 पर है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर u 0 है, सिंपल है। तो अगर हम बात करें v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, तो देखिए v की वैल्यू, भाई आपको छोड़ा ही तो है ये, तो ये कितनी हो गई 20 इज इक्वल टू जी कितना 10 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड पर ये नीचे की तरफ आएगी और इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, तो ये कुछ ऐसे आएगी, 2 सेकेंड तक यहाँ तक आ जाएगी, ये ऐसे आ गई। अच्छा, यहाँ से जब चले हैं, भाई यहाँ से हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, केवल बॉल को छोड़ा है, तो यहाँ से जो आई है वो एक्सीलरेशन के दम पर आई है। लेकिन यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, आपको समझ आ रहा है, उसकी स्पीड है, भाई जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है यहाँ से, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड इज इक्वल टू, भाई स्पीड है हमारी यहाँ पर, तो स्पीड यहाँ से 20 होगी। अब यहाँ पर नहीं रुकेगी, यहाँ पर आएगी बॉल। अब यहाँ से जो बॉल है, ठीक है, 2 सेकेंड्स में नीचे की तरफ जाएगी, ऐसे कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, हाँ कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो ये बॉल कुछ ऐसे आ जाएगी नीचे की तरफ। ये रही, ठीक है, इसको 20 को थोड़ा सा मेजर करके नहीं बनाया हमने, ऐसे बना लो, तो यहाँ आएगा 20 -20, तो ये आपका टाइम ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल टुवार्ड्स वेस्ट एट एन इंस्टेंट, इट्स एक्सीलरेशन नॉर्थ टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप मोशन। तो देखिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, किसी एंगल थीटा से, तो मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम पर जाके चलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम पर जाकर देखेंगे कि हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ पर जीरो हो जाती है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसी से वो डाउनवर्ड आना शुरू होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए अभी इधर है, और एक्सीलरेशन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगा ना इसमें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ से डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या ये ईस्ट में है, क्या वेस्ट में है, क्या नॉर्थ में है, क्या साउथ में है? नहीं, ये डाउनवर्ड है, ठीक है। ये कैसा है, डाउनवर्ड। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल टुवर्ड्स बेस्ट एट इंस्टेंट। तो अगर हमने सपोज करो ये बेस्ट है, ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि अभी ये कि भाई ये डायरेक्शन कैसे होगी, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है ना, तो ये बेस्ट हो गया भाई, ये बेस्ट है। तो ईस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा। अरे समझ में भाई, ये बेस्ट है तो ईस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, नीचे तो कोई मतलब नहीं है। तो नीचे कौन सी लग रही है, जी। तो जी देखिए ना तो वेस्ट में है, ना ईस्ट में है, ना नॉर्थ में है, ना साउथ में है, जी है डाउनवर्ड। तो यही पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एट विच पॉइंट ऑन इट्स पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज स्मॉलेस्ट स्पीड। सबसे स्मॉलेस्ट स्पीड प्रोजेक्टाइल में कहां पर होती है, सिंपल, ये प्रोजेक्टाइल। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर हमने इसे थीटा एंगल से और यू स्पीड से थ्रो किया है ऐसे, तो क्या इस जगह पर इस स्पीड के दो कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे यहाँ पर चलोगे तो क्या यहाँ भी दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ आओगे तो यहाँ भी दो कंपोनेंट्स होंगे इसके। मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए, मैक्सिमम हाइट पर इस जगह पर, तो इस जगह पर हमें समझ में आ रहा है कि इस जगह पर इसका ये वाला कंपोनेंट्स नहीं होगा, ठीक है, ये एक कंपोनेंट्स होगा। इस हाइट पर केवल इसके पास एक ही कंपोनेंट्स होगा। इसके बाद इस पॉइंट से हटते ही इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे तो हो जाएंगे जब ये डाउनवर्ड आता है। लेकिन मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसके पास केवल एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट्स है। तो यही एक पॉइंट है जहां पर स्पीड मिनिमम होती है। तो आप मिनिमम स्पीड कहां पर बताओगे, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, या मैक्सिमम हाइट जो बोलते हैं, जिसको मैक्सिमम हाइट। भाई यहीं तो इसका एक कंपोनेंट्स होता है वेलोसिटी का, बाकी सब जगह तो देखो दो कंपोनेंट्स है, तो एक कहां पर है, वहीं पर, तो यहीं पर होगी आपकी मिनिमम। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव फ्रॉम इक्वल टाइम ऑन ए स्ट्रेट लाइन। द पार्टिकल ए हैज एक्सेलरेशन ए फॉर द फर्स्ट हाफ एंड द टोटल टाइम एंड 2a for the second half. The particle B has an acceleration 2a for first half and a for second half. What particle has covered larger distance? ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं फ्रॉम रेस्ट टू मूव फॉर इक्वल टाइम ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो सपोज करो दोनों पार्टिकल की कंडीशन बना लेते हैं। एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है ए टू बी, और एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है ए टू बी, ठीक है, ये हाफ हाफ मान लिया, इसका हाफ हाफ है ये। तो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, तो ऑन ए स्ट्रेट लाइन द पार्टिकल ए हैज एन एक्सीलरेशन ए फॉर द फर्स्ट हाफ। तो इसमें जो इसका एक्सीलरेशन है वो ए है, और पिछले हाफ में 2a है। इस टाइम में t चला, इस टाइम में भी t चला, सही है, t टाइम में
और सेकंड वाले की बोले कि ये भी टाइम t है, टाइम इक्वल है, लेकिन यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन 2a है और फिर a है, तो इसमें से कौन लार्जर डिस्टेंस चला है बताइए कमेंट करके। टाइम इक्वल है दोनों में, इसका a एक्सीलरेशन इधर है, लास्ट में 2a एक्सीलरेशन है, इसका पहले 2a एक्सीलरेशन है, इसका लास्ट में a एक्सीलरेशन है। क्या ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल चलेंगे? बताइए क्या दोनों इक्वल चलेंगे? डिस्टेंस देखिए अब निकाल कर देखते हैं, फर्स्ट केस को पढ़ते हैं पहले हम। भाई जब यहाँ से चला था तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, इसको C पॉइंट मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको S1, तो S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब U ये रेस्ट से चला है यहाँ से, तो रेस्ट से चला है तो ये तो पार्ट 0 हो गया हमारा। एक्सीलरेशन कितना है a, टाइम कितना है t स्क्वायर, तो पहली जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई हमारी हाफ AT स्क्वायर। अब बात करते हैं C से B की, ठीक है, ये कौन सा पार्ट था, ये था हमारा A to C। अब बात करते हैं इसकी C to B, तो C to B के लिए अब क्या u होगा, हाँ अब यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन आया तो कुछ स्पीड हो गई होगी इसकी, भाई C पर अब कुछ स्पीड होगी, अब C पर u 0 नहीं होगा, अब C पर कुछ u होगा, तो उसे कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस AT से। तो v इज इक्वल टू यू, स्टार्टिंग में तो 0 था, एक्सीलरेशन भी a था तो t, तो अब जो वेलोसिटी है वो AT है और ये जो वेलोसिटी है वो u का काम करेगी यहाँ पर। तो अगर हम अब S2 की बात करें यहाँ से, तो ये हो जाएगा AT इंटू टी यानी AT स्क्वायर, भाई AT इंटू टी AT स्क्वायर प्लस हाफ, और यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है 2a, तो 2a इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर 2AT स्क्वायर, तो यहाँ डिस्टेंस हो गई 2AT स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चला ये, तो ये चला S1 प्लस S2, तो दैट इज हाफ AT स्क्वायर प्लस 2AT स्क्वायर, ठीक है, तो AT स्क्वायर कॉमन आ गया और ये हो गया 2 प्लस 1/2, 2 2 जा 4 5/2, तो ये हो गई आपकी 5/2 AT स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई टोटल। अब यहाँ पर करते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं, यहाँ से भी हम इसको AC मान लें, इस पार्टिकल के लिए, सेकंड के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लिखें S1 किसके लिए, AC के लिए, तो इसे ही निकालेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये यहाँ पर 0 स्टार्टिंग से चला है तो ये तो 0 हो गया, 1/2, यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है, a है 2a है, तो 2a इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका AT स्क्वायर, ठीक है, S1 हो गया यहाँ पर AT स्क्वायर। चलिए जी अब C से B की तरफ चलते हैं, तो यहाँ तो u 0 था, यहाँ पर स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ फिर स्पीड निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a कितना है 2a, तो दैट इज 2AT, यहाँ पर वेलोसिटी है इसकी 2AT, तो अब S2 की बात करें तो 2AT और इंटू टी दैट इज टी स्क्वायर प्लस हाफ a, यहाँ पर a है और दैट इज टी स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया AT स्क्वायर, 2 2 जा 4 5/2, 5/2 AT स्क्वायर, ठीक है, 2 2 जा 4 1 5/2 AT स्क्वायर। टोटल कितना हो गया, S1 और S2 को ऐड कर लें तो टोटल हो गया हमारा S1 S2 यानी AT स्क्वायर प्लस 5/2 AT स्क्वायर, ठीक है, तो AT स्क्वायर कम हो गया 1 2 7/2, तो कितना हो गया 7/2 AT स्क्वायर। तो ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस चला है 7/2 AT स्क्वायर, और ये पार्टिकल कितनी चला है 5/2 AT स्क्वायर, तो कौन सा चला है, सेकंड वाला पार्टिकल ज़्यादा चला है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है, लग रहा है इससे सेम चल रहा होगा क्योंकि यहाँ A चला है 2A, वहाँ 2A। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8, if a particle is accelerating, it is either speeding up or speeding down, do you agree with the statement, ठीक है।
अगर किसी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री है? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या करना है कि सपोज करो कोई पार्टिकल है, सर्कल में चल रहा है, सर्कुलर पाथ में, तो क्या इसके पास एक्सीलरेशन है? यस, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ से भाई एक्सीलरेशन तो उसका पता है आपको, इसकी ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ये ऐसे, और एक्सीलरेशन तो आपको पता है, एक्सीलरेशन इसका बार बार चेंज होगा, वेलोसिटी बार बार चेंज होगी डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीलरेशन होते हैं सर्कुलर पाथ में। स्पीडिंग अप और डाउन का कोई यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है तो स्पीडिंग अप और डाउन हो। ठीक है, तो स्पीड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, लेकिन एक्सीलरेशन आपको पता है, एक्सीलरेशन बार बार चेंज हो रहा है यहाँ पर भाई, एक्सीलरेशन डायरेक्शन की वजह से भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से, स्पीड का कोई रोल नहीं है। तो ये कब कंडीशन का हो सकती है कि इफ अ पार्टिकल इज एक्सीलरेटिंग इट इज आइदर स्पीडिंग और स्पीडिंग नाउ। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ठीक है, तो इससे कोई रोल नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं नो। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 ये सर्कुलर में ही पॉसिबल है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 9। ए फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन गोइंग टू द एल्टीट्यूड ऑफ 100 मीटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सपोज करो ग्राउंड से ऐसे यहां पर कोई प्लेन है, ठीक है, इस पॉइंट पर कोई प्लेन है हमारा, और व्हाट इज द पाथ ऑफ द पैकेट 100 मीटर, व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस सीन फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज समवन एज व्हाट इज योर एक्चुअल पाथ। तो देखिए सिंपल है कि एक प्लेन है और प्लेन चल रहा है आगे किसी स्पीड से u से। अब इसमें से हम कोई पैकेट ड्रॉप करेंगे भाई, यहाँ से किसी ने पैकेट ड्रॉप किया तो उसका पाथ हमें समझ में आ रहा है, उसका पाथ कुछ ऐसा होगा, पाथ ऐसे ही तो होगा। क्लियर है? आप सपोज करो ग्राउंड पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसे वो पाथ कैसा नजर आएगा? उसे पाथ वो पैराबोलिक पाथ नजर आएगा भाई, उसे पाथ पैराबोलिक नजर आएगा। ठीक है, देखिए आपको समझ आ रहा है भाई, ग्राउंड से ये स्पीड ऐसे गिर रही है, उसका पाथ ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा क्योंकि स्पीड है उसके साथ। अच्छा, अगर जैसे की बात करें कि हम इस प्लेन में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे लगेगा, तो देखिए ये पैकेट गिरा तो यहाँ है, सिंपल सा मतलब एस डिस्टेंस पर गिरा है पैकेट ये। तो अगर इसकी बात करें तो जितने टाइम में ये पैकेट यहाँ से यहाँ आया है, क्या उतने ही टाइम में ये प्लेन यहाँ से और यहाँ नहीं आ जाएगा भाई? यहाँ भी तो आ जाएगा, ये देखो ऐसे, इतने ही टाइम में ये यहाँ आ जाएगा। जितने टाइम में ये पैकेट्स प्लेन से ग्राउंड पर आएगा उतने ही टाइम में ये जो प्लेन है वो यहाँ आ जाएगा, सेम डिस्टेंस कवर करेगा भाई। सपोज करो यू से चल रहा है तो कितनी डिस्टेंस हो गई, एस इजिकल टू यू टी, और ये भी एस इजिकल टू यू टी, तो दोनों की डिस्टेंस सेम हो गई। तो जो प्लेन में बैठा व्यक्ति है उसको तो लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन गिर रहा है। ठीक है, प्लेन में बैठे व्यक्ति को कैसा लगेगा कि स्ट्रेट लाइन गिर रहा है, प्लेन में बैठे व्यक्ति को लगेगा स्ट्रेट लाइन गिर रहा है, लेकिन जो अर्थ पर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर उसे लगेगा कि ये प्रोजेक्टाइल आया है। ठीक है, क्योंकि वो उसका मोशन देख रहा है वहां से, तो इसको तो लगेगा कि प्रोजेक्टाइल आया है, और लेकिन इस वाले को लगेगा कि स्ट्रेट लाइन गिरा है। क्लियर है? शॉर्ट में देना है, ठीक है, इनको ज़्यादा है नहीं है, वरना इनको हम वैसे भी अगर मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको पहले लिखा हुआ है, शॉर्ट बताना है, बस केवल समझाना है इनको, तो इसीलिए ऐसे बता रहे हैं हम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एग्जाम्पल वेयर द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 बट एक्सीलरेशन इज नॉट 0। द पार्टिकल वेलोसिटी इज 0 बट नॉट एक्सीलरेशन नॉट 0। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देना है हमें। तो देखिए बहुत सिंपल है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, तो एट मैक्सिमम हाइट, कहाँ पर? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। सिंपल सा मतलब है भाई, हमने जैसे स्पीड से फेंका था मैक्सिमम हाइट से वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी है? 0। लेकिन एक्सीलरेशन आपको समझ में आ रहा है, एक्सीलरेशन ऐसे लगेगा नीचे, जी में ग्रेविटी तो लगेगी, एक्सीलरेशन तो है इसके पास डाउनवर्ड नीचे। तो पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, सही है।
बट इट्स एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। लेकिन एक्सीलरेशन यहाँ पर कितना, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, एक्सीलरेशन तो यहाँ पर आपका 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है डाउनवर्ड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एट द मैक्सिमम हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने पर वेलोसिटी जीरो होगी, बट जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, दैट इज डाउनवर्ड। इसका बी ऑप्शन क्या कहता है, इसका बी ऑप्शन कह रहा है द वेलोसिटी इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो सपोज करो यही वर्टिकल ऑब्जेक्ट थ्रो किया हमने, ठीक है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट थ्रो किया हुआ है ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, तो किसी अब मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं, कहीं बीच में एट इंस्टेंट, कहीं टाइम ड्यूरेशन में हम इस पॉइंट को पकड़ते हैं, तो इस टाइम पर पकड़ लिया यहाँ पर, ये तो इसकी मैक्सिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यानी यहाँ पर तो बी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो क्या इस पॉइंट पर बी जीरो है, इस पॉइंट पर बी होगा, क्योंकि अभी तो ऊपर जाना है इससे, ठीक है, कहीं बीच में पकड़ा हमने इसको, तो यहाँ बी की डायरेक्शन अपवर्ड और एक्सीलरेशन ड्यू टू डाउनवर्ड। तो क्या दोनों अपोजिट है, यस दोनों अपोजिट है। यही क्वेश्चन है हमारा कि किस पॉइंट पर, तो मैक्सिमम पॉइंट हाइट से पहले कहीं भी पॉइंट पर हम चेक करते हैं तो v और g एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सी पार्ट भी है, द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हम प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर जाएं, तो मैक्सिमम हाइट पर देखिए, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन पे, मैक्सिमम पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये होगी डाउनवर्ड, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे इनके बीच में कितना एंगल हो गया 90, तो ये v है और ये g है, तो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये है हमारा सी का ऑप्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Question number 11. Figure 3q show the coordinate of a particle of function of time t. Find the sign of bx or acceleration at t0, t1 and t2। ठीक है, तो इस पर हमें ग्राफ बनाया हुआ है, यह है क्वेश्चन नंबर 11। ग्राफ कुछ इस तरह है, ठीक है, ऐसे ग्राफ है। यहाँ पर दे रखा है पॉइंट t1, यहाँ दे रखा है t2 और यहाँ दे रखा है t3। ठीक है जी, ये है टाइम ग्राफ है ये यहाँ पर। तो शो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ऑन फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। फाइंड द साइन ऑफ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में आपको बताना है, t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 2 पर और t इक्वल टू 3 पर। तो सिंपल कंसेप्ट है, देखिए t1 की बात करें, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए इस पर हमें क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये देखिए थीटा है, ये tan थीटा हो गया, ये 90 से लेस है, तो 90 से लेस है तो पॉजिटिव होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में क्या मिलती है हमें इस टाइम ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी मिली। अब ये कितनी है, समझ में आ रहा है, 90 से लेस है, तो इसका मतलब इस केस पर तो पॉजिटिव हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव है यहाँ पर। अच्छा, इसकी बात करें, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना एंगल है, 0 एंगल है भाई। यहाँ पर तो सेकंड t2 की बात करेंगे तो एंगल कितना है, 0, थीटा की वैल्यू 0 है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो v कितना है, v 0 है यहाँ पर। अच्छा, इस पॉइंट की बात करें तो अब इसमें टेंजेंट ड्रॉ कैसे करोगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये ऐसे करना है टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो देखो ये एंगल ये मोर देन 90 है, लेस देन 90 है, ये मोर देन 90 हो गया। अब मोर देन 90 पर तो आपको पता है 10 नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव, इसका मतलब v यहाँ पर नेगेटिव। तो इस t3 पर v नेगेटिव, t2 पर v 0 और इस पर v पॉजिटिव। क्लियर है। अब एक्सीलरेशन की बात कर लें, तो एक्सीलरेशन अब हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन भाई, वेलोसिटी पॉजिटिव है,
अब ऊपर जा रहा है ये, तो एक्सीलरेशन आपको समझ में आएगा, नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। इस पॉइंट की बात करें तो एक्सीलरेशन देखो यहाँ से ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया, देखिए यहाँ से ग्राफ घटना शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ग्राफ देखिए बढ़ना शुरू हुआ है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव। और देखिए यहाँ भी ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बस इस केस में ग्राफ डिक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, तो फर्स्ट केस में नेगेटिव है, बाकी दोनों पर पॉजिटिव है। वेलोसिटी टर्म सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। ए प्लेयर हिट्स अ बास्केट बेसबॉल एट सम एंगल, ठीक है, एक प्लेयर है जो बेसबॉल को हिट करता है किसी एंगल से, ऐसे सपोज करो थीटा एंगल से, यहाँ पर पहले प्लेयर है ये ऐसे करके हिट करता है एंगल से, द बॉल गोज अप हाई इनटू द स्पेस एंड द प्लेयर रन्स एंड कैचेस द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। और ये प्लेयर जैसे ही हिट्स यहाँ हिट करती है ना तो यहाँ पर पहुँच जाता है और इसको फिर कैच कर लेता है आकर वापस। द प्लेयर विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, तो बॉल और जो प्लेयर है इसके किसमें से डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आ रहा है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। पहले सपोज करो प्लेयर की पोजीशन क्या है, ये वाली है इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या ये है भाई, डिस्प्लेसमेंट यही तो है इसका, इनिशियल टू फाइनल, एक्स मान लिया ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा बॉल की बात करें तो बॉल देखिए यहाँ से थ्रो करी हमने, ऐसे एंगल बनाते हुए यहाँ गई, बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट एक्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओनली मेजर फाइनल टू इनिशियल, भाई फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इनिशियल पोजीशन ये थी बॉल की, फाइनल पोजीशन ये थी, तो डिस्प्लेसमेंट इसका भी यही है, बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट यही है, प्लेयर का भी डिस्प्लेसमेंट यही है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना इक्वल है, क्लियर है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, किसी का भी स्मॉलर या लार्जर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ ए कार इन प्रोपोर्शनल टू द एडिशनल पेट्रोल पुट इनटू द इंजन, इज इट पॉसिबल टू एक्सीलरेट ए कार विदाउट पुटिंग मोर पेट्रोल और लेस पेट्रोल इनटू द इंजन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर हमें किसी कार को एक्सीलरेट करना है तो पेट्रोल पर डिपेंड करेगी, तो ये कहना चाह रहा था इंक्रीज ऑफ द स्पीड, किसी भी कार की जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल है किस पे, इंक्रीज ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल पर डिपेंड कर रही है, यानी पेट्रोल बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ाएंगे तो पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ये कह रहा है क्या ऐसे भी कोई प्रोसेस है कि हमें इसे एक्सीलरेट करें और पेट्रोल ना चेंज करना पड़े, तो बहुत सिंपल है कि ऐसी चीज़ तो सर्कुलर मोशन में ही पॉसिबल होती है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड आपको कांस्टेंट, ये स्पीड कांस्टेंट, ये स्पीड कांस्टेंट, क्या एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, यस एक्सीलरेशन तो चेंज हो रहा है, भाई स्पीड कांस्टेंट है एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, यानी स्पीड का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड का कांस्टेंट है तो पेट्रोल का कांस्टेंट है, क्या एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, हाँ एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, चेंज टू डायरेक्शन, तो दिस इज पॉसिबल इन द सर्कुलर मोशन, क्लियर, ये हम पढ़ भी चुके हैं कई बार पहली बार। और बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, केवल शॉर्ट टर्म से समझना है, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है हमें इसमें। तो 14 है इसका लास्ट क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल, अ मैन इज रनिंग ऑन द रोड कीप्स हिज अम्ब्रेला टाइटल्ड बट ए मैन स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट कीप्स हिज अम्ब्रेला वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, बट बोथ ऑफ देम कीप देयर अम्ब्रेला वर्टिकल टू अवॉइड द वर्टिकल सन रेज, एक्सप्लेन, ठीक है। ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि रेन देखो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है ऐसे करके, अब एक मैन है वो खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो अगर उससे बचना है और उसके पास अम्ब्रेला है तो वो ऐसे अम्ब्रेला अपना अम्ब्रेला ऐसे खोल लेगा, ठीक है, सिंपल है रेन की स्पीड के कंपेयर में। अच्छा अब ये व्यक्ति चलना शुरू कर दे, सपोज करो भाई ये भागना शुरू कर दे यहाँ से,
ये भाग रहा है अम्ब्रेला का। अब रेन पता है तो इसको जो अपना अम्ब्रेला है वो ऐसे करना पड़ता है स्पीड कंपेयर में। आ रहा है समझ में भाई, उससे रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला ऐसे करना पड़ेगा उसको। तो रेन की केस में उसको अम्ब्रेला की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि तो हमें समझ में आ रहा है कि इसकी स्पीड के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। भैया चलेगा तो इसकी स्पीड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, और जो नेट आएगा वो इधर आएगा और नेट की तरफ ही हमें अम्ब्रेला खोलना है ऐसे करके। तो इसलिए अम्ब्रेला की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल से थीटा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सन के मामले में जो सन है भाई, क्योंकि यहाँ पर रेन की वेलोसिटी डिपेंड करती है मैन की वेलोसिटी से, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती। अब सन के मामले में जो सन रेज है हमारी, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर व्यक्ति खड़ा है तो भी अपना अम्ब्रेला वर्टिकल खोल रहा है, अगर ये चल रहा है तो भी अपना अम्ब्रेला वो वर्टिकल ही रख रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या है हमें समझ में आ रहा है कि भाई कंपेयर करो स्पीड ऑफ रेन और स्पीड ऑफ सन की जो लाइट रेज आती हैं, तो ये तो इसकी स्पीड बहुत कम होती है इसके कंपेयर में। भाई इसकी स्पीड तो आपको पता ही है 3 × 10⁸ होती है, तो इसके कंपेयर में ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते कहीं से। ये तो कंपेरेबल है, यानी इसके तो वेलोसिटी के टर्म्स में हम ये जो इसके दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स को हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं दो टर्म्स में करके, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है। तो उसे सन के मामले में दोनों तरफ से इस स्पीड को और इस स्पीड को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो उसे वो वर्टिकल ही रखना पड़ता है। ठीक है भाई, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं कर पाएंगे, अपनी स्पीड ये कितनी से भी चल लो तब भी इस स्पीड के आसपास नहीं आ पाएगा वो कभी भी, तो इसलिए उसे हमेशा वर्टिकल ही रखना पड़ता है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 3rd चैप्टर के रेस्टर मोशन के, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो होंगे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेकंड। तो बस पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।